सभी को प्यार भरा राधे राधे। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों का स्तर सरल से कठिन की ओर होगा। आज यह पहली प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए आज हम कुछ सरल प्रश्नों को देखेंगे। जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे तो प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? छात्र के पास, या फिर सी शिक्षक के पास, बी कहता है प्रधानाध्यापक के पास, या फिर डी सभी के पास। देखो, विद्यालय प्रबंध का मतलब होता है कि विद्यालय की ज़रूरतों को पूरा करने वाला, अर्थात विद्यालय में अच्छे आपके पास शिक्षक हो, विद्यालय में श्यामपट्ट हो, डेस्क हो, बैठने का स्थान हो, जहाँ पर आपका विद्यालय है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो। तो इसकी ज़रूरत कौन पूरा करता है विद्यालय की? तो ऑप्शन कहता है छात्र, बी कहता है प्रधानाध्यापक, या सी शिक्षक। देखो, ऑप्शन नंबर ए कहता है छात्र। तो छात्र विद्यालय की ज़रूरत को नहीं पूरा करता है। छात्र विद्यालय में पढ़ने आते हैं, अध्ययन करने आते हैं, ठीक है। सी शिक्षक का मतलब ये होता है कि विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए आते हैं, ना कि विद्यालय की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। विद्यालय में इनका स्थान होता है, लेकिन अभी शिक्षक को सैलरी तो देंगे नहीं, है ना। तो कौन देगा सैलरी? वहाँ के व्यवस्थापक देंगे या फिर प्रधानाध्यापक देंगे। तो वही मतलब है कि विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व तो किसके पास होता है? तो प्रधानाध्यापक के पास होता है। प्रधानाध्यापक ही विद्यालय का जो भी कुछ वातावरण होता है वो अच्छा करता है, जिससे हमारा विद्यालय सही रूप से चल सके। विद्यालय का कार्य रूप भी प्रधानाध्यापक ही देखता है। विद्यालय में समय सारणी ही लागू करने वाला कौन होता है? प्रधानाध्यापक ही होता है। छात्र समय सारणी नहीं लागू करते हैं, छात्र पढ़ने आते हैं। छात्र शिक्षक को सैलरी नहीं देते, इसीलिए छात्र नहीं होगा। शिक्षक को सैलरी नहीं देता है, इसीलिए शिक्षक भी नहीं होगा। प्रधानाध्यापक ही मूल रूप से केंद्र बिंदु होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व तो प्रधानाध्यापक होता है। देखो, डी सभी का, ये वाला जो ऑप्शन होता है बहुत खतरनाक होता है। सब लोग अधिकतर यही लगाते हैं, लेकिन हमें देखना होगा प्रश्न का रूप क्या है ना। तो देखो, छात्र प्रधानाध्यापक या शिक्षक को सैलरी नहीं देता है कि ये भी पॉइंट है, इसलिए आप सभी को नहीं लगा सकते। शिक्षक पढ़ाने आते हैं, ना कि वहाँ का जो समय सारणी उसको लागू करते हैं। विद्यालय का जो केंद्र बिंदु होता है वो प्रधानाध्यापक ही होता है, वही सब चीज़ लागू करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहाँ होता है? विज्ञान प्रयोगशाला में, या फिर बी शिक्षण कक्ष में, या फिर सी पुस्तकालय के पास, या फिर डी म्यूजियम के पास। देखो, बौद्धिक प्रयोगशाला का मतलब ये नहीं आप लगा लीजिएगा कि वहाँ पर कुछ विज्ञान जैसी प्रयोगशाला होती हो, वहाँ पर परीक्षण होता नहीं। बौद्धिक प्रयोगशाला का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रयोगशाला जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होता है, पढ़ने आते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो पाठ पढ़ने या पढ़ाने से संबंधित होता है, वहाँ पे पढ़ने आते हैं, ठीक है। शिक्षण कक्ष बौद्धिक प्रयोगशाला नहीं होता है, वहाँ पर एक औपचारिक तरीके से कार्य होता है। औपचारिक का मतलब होता है नियमबद्ध तरीके से कार्य करना, ठीक है। म्यूजियम का बौद्धिक प्रयोगशाला से कोई लेना देना नहीं है। और विज्ञान प्रयोगशाला एक केंद्र हो गया, विज्ञान प्रयोगशाला। तो विज्ञान मतलब ऐसी चीज़ें जो बौद्धिक रूप से स्पष्ट हो, बुद्धि से रिलेटेड हो। तो बुद्धि विज्ञान से मतलब नहीं है, हर विषय वहाँ पर पढ़ाया जाता हो, हर चीज़ अध्ययन करने के लिए वहाँ पर पाठ्य पुस्तकें हों, वो होता है पुस्तकालय के पास। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विज्ञान से रिलेटेड नहीं होता, वहाँ पर हर चीज़ें पाठ्य पुस्तक की सामग्री रहती है, हर कोई कार्य विधि रहती है जिससे हम सुचारू रूप से कार्य कर सकें, अच्छा कार्य कर सकें। अच्छी किताबें रहती हैं जो हमें स्पष्ट रूप से बौद्धिक ज्ञान कराती हैं, ठीक है। शिक्षण कक्ष नहीं होता है, जो बौद्धिक प्रयोगशाला होता है वो पुस्तकालय से संबंधित है।
पुस्तकालय ही प्रयोगशाला है जहाँ पर अनेक प्रकार की पाठ्य सामग्री होता है जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड कुछ मनोरंजन की भी किताबें रहती हैं, कुछ ज्ञानवर्धक किताबें रहती हैं। तो ये किताबें कहाँ मिलती हैं? पुस्तकालय में। ठीक है। शिक्षण कक्ष हो गया आपका क्लास, जहाँ पर आप अध्यापन करते हैं औपचारिक रूप से। म्यूजियम से कोई लेना देना नहीं है, विज्ञान प्रयोगशाला से कोई लेना देना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुस्तकालय, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है पुस्तकालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए गुप्त शासनकाल में, बी मुगल शासनकाल में, या फिर सी अंग्रेजों के शासनकाल में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखो, आप एक दिमाग में फिट कर लीजिए कि भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था। ठीक है। जो विद्यालय का निरीक्षण होता है वही विद्यालय निरीक्षण पद्धति भारत में कब हुआ? तो भारत में अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? देखो, इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। जो समझने वाली चीज़ है हम अपने ढंग से, जितना मुझे मालूम है, जितना हम ठीक प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं हम उतना कर देते हैं। जो क्वेश्चन होता है जो सीधा सा संबंधित होता है उसमें क्या व्याख्या करना। जैसे जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया, तो इसको सीधा बता दो आप कि ऑप्शन नंबर ए सन 1975 में। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए सन 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथन किसका है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। ए टेलर, बी है हेनरी फ्यूज, सी है श्री केपी सैदेन, या डी है जे पेने। देखो, इसका उत्तर है टेलर। इन्होंने ही ये कथन दिया था। क्या दिया था? प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? ए नेतृत्व करना, बी योजना बनाना, सी प्रशासन करना, डी प्रबंधन करना। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, हम आपको एक उदाहरण के तरीके से बताते हैं। जैसे आपको विद्यालय में एक क्रियाकलाप कराना है। क्रियाकलाप चाहे जो हो, चाहे आप प्रयोगशाला में कराने के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ आपको परीक्षण करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। नियमबद्ध तरीके से आपको कार्य क्या करना है, सबसे पहले इसका आयोजन करेंगे। नेतृत्व करना तो बाद में आएगा, जब आप योजना बना लेंगे तब आपको आगे की एक क्रिया है नेतृत्व किसको दिया जाए, कौन कराएगा। लेकिन सबसे पहले आपको योजना ही बनाना पड़ेगा कि हम कब कौन सा कार्य करेंगे। ठीक है। जैसे विद्यालय में कोई, जैसे 15 अगस्त होता है स्वतंत्रता दिवस, तो एक बहुत सारी चीज़ें क्रियाएं होती है। झंडा कब फहराना है, कब हम गीत जो प्रोग्राम होता है उसका कब आयोजन कराएंगे। तो इसका सबसे पहले एक नियमबद्ध तरीके से योजना बनाना पड़ता है। नेतृत्व तो अलग चीज़ है, उसके बाद का पार्ट आता है कि हम किसको नेतृत्व करने के लिए ये कार्य सौंपेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। प्रशासन करना का कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। हाँ, बी राइट आंसर है, योजना बनाना। हम योजना बनाएंगे। कक्षा कक्ष, इसका राइट आंसर बी है। क्या है? कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। सबसे नंबर ए की योजना बनाना। आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप योजना बनाएंगे, बी प्रायोरिटी पर आप नेतृत्व कराएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, योजना बनाना। बी इसका सही हो जाएगा, योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 मिनट, बी 30 से 35 मिनट, या फिर सी 60 से 70 मिनट, डी 70 से 80। देखो, प्राथमिक विद्यालय में आप ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकते हैं, जैसे 40 मिनट के ऊपर, है ना, कोई भी क्लास नहीं ले सकते। तो 60 से 70 इसमें बच्चे तो ऊब जाएंगे, विद्यालय ही आना बंद कर देंगे। 70 से 80 तो और ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं। 10 से 15 मिनट एक बहुत छोटा हो जाएगा। आप इसमें क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, है ना। तो 10 से 15 मिनट भी नहीं होगा। हाँ, बी इसका सही हो जाएगा, 30 से 35 मिनट। ये एक तरीका हो गया ऑप्शन काटने का।
लेकिन एक प्राथमिक विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 30 से 35 मिनट इसकी उपयुक्त अवधि होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। आपको एक समय सारणी बनानी है, उसमें आपको गुण क्या होना चाहिए जो सटीक रूप से सही हो, जिससे बच्चे संपन्न रूप से पढ़ सकें, उनको कठिनाई ना है ना। ऑप्शन नंबर ए कठोरता होनी चाहिए समय सारणी पर, या फिर बी समय अवधि का सटीक पालन होना चाहिए, फिर सी लचीलापन होना चाहिए, फिर विषयों का चयन। देखो समय सारणी में आपको ऐसा करना चाहिए जिसमें आप विषय को अच्छे से पढ़ा सकें, उसमें लंच भी हो, शारीरिक खेल कूद भी हो। तो कठोरता की चीज़ का यहाँ पे कोई वैसे भी कठोरता नकारात्मक चीज़ हो गई, तो कठोरता को वैसे भी नहीं लेना है। बी समय अवधि का ध्यान तो रखना है, लेकिन इसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा लचीलापन। लचीलापन का ये मतलब होता है कि आप बोरियत कार्य उसमें ना हो। जैसे कोई विषय है तो उसको पूरा विषय पूरा दिन ही ना पढ़ाया जाए। हिंदी के लिए कुछ समय निकाल दीजिए, गणित के लिए कुछ समय निकाल दीजिए, गणित शारीरिक वेला के लिए निकाल दीजिए। हाँ, अलग अलग इसमें लचीलापन हो, बहुत कठोरता ना हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लचीलापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सारणी उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए, बी नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, ऑप्शन नंबर डी प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। देखो समय सारणी में क्या होता है, बच्चे की सारी कार्यविधि उसमें होता है कि कब कौन सा क्या पाठ पढ़ाना है, कब छुट्टी होगी, कब विद्यालय में क्लास प्रारंभ होगा, ये सब होता है ना। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए समय सारणी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी एक नकारात्मक चीज़ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए काट देंगे। प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का कोई मैटर नहीं, यहाँ पे समय सारणी का मतलब होता है विद्यालय के कार्य प्रबंध इसमें समय सारणी के ही अंदर होता है। ठीक है, तो निरीक्षण के लिए कोई मतलब नहीं, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अनुशासन एक नकारात्मक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक साधन है। ठीक है, समय सारणी तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का साधन है, समय सारणी उत्तम साधन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, या फिर बी बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, या फिर ऑप्शन नंबर सी ग्राम प्रधान, ऑप्शन नंबर डी अभिभावक। देखो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा, अभिभावक होता नहीं है, ग्राम प्रधान भी नहीं होता है। हाँ, हमारे पास ए और बी बचता है, इसमें जो सटीक होगा उसको लगाते हैं। ठीक है, तो ए कह रहा है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, अब बी कह रहा है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। देखो जो प्रधानाध्यापक होता है वही प्रबंधन करता है विद्यालय का, है ना। तो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है, बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। तो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्यों। उसकी पठन क्षमता के अनुसार, बी उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी उनकी योग्यता के अनुसार। देखो फर्नीचर का योग्यता से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। पठन क्षमता के अनुसार नहीं लेना चाहिए, कोई बालक सामान्य, कोई मंदबुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली, तो पठन अनुसार के नहीं कि आप मंदबुद्धि हो तो आपको खराब दे दिया जाए, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे तो आपको बढ़िया दे दिया जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। लेकिन क्षमता के अनुसार भी नहीं, किसी की राइटिंग खराब है तो क्या उसको आप बेकार सीट दे दोगे या उसको नीचे बैठा लोगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है बाल केंद्रित आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, जैसे कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको आप बहुत ज़्यादा ऊंची सीट नहीं दे सकते हो, है ना। तो फर्नीचर की व्यवस्था उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार होना चाहिए, जैसा उनका रूप है, शारीरिक रूप है, वैसे उसी के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कक्षा में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, बी
शिक्षक की प्रगति का, सी विद्यालय वित्त का। देखो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखो सटीक रूप से नकारात्मक चीज़ को काटते हैं, आप आराम से बहुविकल्प पे हल कर लोगे। देखो शिक्षक की प्रगति का संचयी अभिलेख में नहीं लिखा जाता। शिक्षक का कोई मतलब नहीं होता, वह विद्यार्थियों का संचयी अभिलेख देखा जाता है कि पढ़ने का तरीका क्या है, इनकी नियमित दिनचर्या क्या है, इन्होंने एग्ज़ाम में किस तरह व्यवहार किया, मतलब किस तरह इनका कार्य प्रगति पर रहा, रिजल्ट कैसा रहा। तो विद्यालय वित्तिका को कोई मतलब नहीं है। विद्यालय वित्त का मतलब होता है कि वे मतलब खर्च वर्च, तो अभी ऑप्शन नंबर सी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि संचयी अभिलेख पत्र में छात्र की प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक यू, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, पढ़ाने का तरीका आपको दूसरा लग सकता है, लेकिन मेरे जिस तरह पढ़ाने का तरीका हम अपना भरसक प्रयास करते हैं, हम आपको एक वादा ज़रूर करते हैं कि हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे, धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बढ़ाएंगे। जो पेपर में आएगा वही पढ़ाएंगे, जो नहीं आएगा हम उस क्वेश्चन को नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से सभी को प्यार भरा राधे राधे।